फिजिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम एक माइनर सा डिफरेंस होता है। सिंपल पेंडुलम में एक बॉल को आप लटकाते हो और यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लटका सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये एक रैंडम शेप ऑब्जेक्ट लिया है और इस ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट के अबाउट में फिक्स कर देता हूँ। जैसे ये आपके पास फिक्स हो गया, यानी कि नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन ओनली, यानी कि आपने एक्सेस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है, ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटी एक्ट करेगी mg, और जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप डिस्टर्ब करोगे, ऐसे थोड़ा सा रोटेट करोगे, तो ये जो आपके पास ये मैं सेपरेशन मान लेता हूँ d बिटवीन पॉइंट ऑफ दिस फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। तो जैसे आप इसे स्मॉल एंगल से रोटेट करोगे, सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ का आ गया, एक स्मॉल एंगल थीटा से सेंटर ऑफ मास रोटेट होकर आ गया, तो इस मोमेंट पे यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा mg, और इसे मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा। तो अभी इस पूरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को मैं O मान लेता हूँ, तो O पॉइंट का अबाउट टॉर्क क्या होगा, यानी कि फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन का अबाउट टॉर्क। तो यहाँ पे सिर्फ mg की वजह से बात करें तो mg एक्ट कर रहा है ना, और तो कुछ फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो mg मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपके पास सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस d है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास d का एक कंपोनेंट कितना, d साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास d साइन थीटा, ठीक है। और टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ ना आई अल्फा, जब एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स होती है तो, और ये थीटा बहुत स्मॉल है तो अब साइन थीटा को थीटा की इक्वल लिख सकते हो। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आता है, अल्फ़ा आता है mg/d डिवाइड बाई आई नॉट। आई नॉट इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, और थीटा आपने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है और टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से वापस ला रहा है। तो ये दोनों की डायरेक्शन की बात करूँगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ये पूरा आपके पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप टाइम पीरियड t की वैल्यू क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो 2 पाई अपो मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा लिख सकते हो ना। तो मैं इससे लिख सकता हूँ 2 पाई मल्टीप्लाई भी 1 अपॉन ओमेगा अंडर रूट आई नॉट डिवाइड बाई mg/d। इस फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे आई नॉट और d का पता होना चाहिए। आई नॉट क्या है, आई नॉट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, या बोल दो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एक ही बात है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। d क्या है, d यहाँ पे सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगेन इसे एक्सेस ऑफ रोटेशन की जगह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी ले सकते हो। बस ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसे जल्दी पता लगेगा आगे से इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है। इधर देखो, ये वाले हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम, इधर दो आइडेंटिकल रोड गिवन है, दोनों की लेंथ l, मास स्मॉल है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो बस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट की वैल्यू मिल जाए और d की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। फिर तो वैल्यू फॉर्मूले में पुटिंग तो करनी है। अच्छा, इधर देखो, जब d की बात करेंगे तो d के लिए सबसे पहले पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए। इस रोड का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे यहाँ, और इस रोड का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे यहाँ।
और दोनों का मास आइडेंटिकल है, तो रिजल्टेंट पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये सेपरेशन में सीधे लिख सकता हूँ। डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3L/4, डी मिल गया। अब बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट कितना होगा? पहले वाली रोड के लिए तो बहुत आसान है, एक एंड के अबाउट घुमा रहे हो ना, कितना रहेगा ml²/3, तो यह आ जाएगा ml²/3। दूसरी वाली रोड की बात करें, यहाँ पूछा होता इस अबाउट तो मुझे पता है कितना होता, वो होता ml²/12, लेकिन पूछा कहाँ पे, इसके अबाउट, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, +md², यानी कि ml², ये दूसरी रोड का। तो ये इफेक्टिव हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ml²/3, और अंदर ये पास कितना है 1/3 + 1/12 + 1, ये हमारे पास इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, m आ गया, d आ गया। अच्छा, फॉर्मूले में टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड होता है 2π √I0। I0 बोले तो ml² 1/3 + 1/12 + 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिवाइड बाई mgd। तो पूरे सिस्टम का मास कितना है? तो पूरे सिस्टम का मास है 2 × m g। d की वैल्यू बोले तो 3L/4। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर मैं इनको टी फॉर्म में रखने की बजाय दो आइडेंटिकल रोड को एल फॉर्म में रख रहा हूँ। ठीक है, फिर से बस मुझे ये पता करना है कि I0 कितना होगा और फिर d की वैल्यू। I0 के लिए पहले वाले रोड के लिए तो आप लिख सकते हो ml²/3, एक एंड से घुमा रहे हो ना। दूसरा वाला आप बोलोगे यहाँ पूछा होता तो आंसर कितना बोलते? रुके रहिए एक सेकेंड। दूसरा वाला आप बोलते यहाँ पूछा होता तो आंसर कितना होता? तो आंसर होता हमारे पास ml²/12, लेकिन ये वाले एक्सिस चाहिए ना, तो प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वाली +md², ये वाली लेंथ। ये लेंथ कितनी है? ये हमारे पास L/2 है, ये L है, तो ये लेंथ आएगी हमारे पास √L² + L²/4, ये आएगी। L कॉमन ले लो, √5/2। इस पूरे के स्क्वायर करेंगे तो L² 5/4। ये टोटल इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब बात करते हैं डी कितना लिखेंगे फॉर्मूले में। डी के लिए ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, दोनों के मिड पॉइंट पे रहेगा ना। और इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास इधर देखो, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बिल्कुल मिडल में रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रहेगा। ये लेंथ L/2, ये लेंथ भी L/2, ये लेंथ हमारे पास L/2, इधर वाली भी L/2। ठीक है, ये हमारे पास पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये लेंथ मुझे पता है कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास L/4 हो जाएगी। और यानी कि इधर से देखो, ये लेंथ हमें चाहिए, ये R की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास D है। और ये लेंथ मुझे पता है, ये लेंथ कितनी होगी इधर के साइड में, ये L/2 + L/4, यानी कि ये हमारे पास 3L/4 और दूसरी L/4, इन दोनों का रिजल्टेंट D है। तो मुझे पता है D कितना होगा, D होगा √L²/16 + 9L² / 16 बराबर है। 16 बाहर आके क्या बनेगा 4, अंदर हमारे पास बचेगा 10 टाइम्स, और ये L भी बाहर आ जाएगा।
तो ये आ गई डी की वैल्यू। और टोटल मास कितना हो जाएगा, m + m ट्वाइस ऑफ m। इस तरीके से अपन फिर से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। करना क्या है, बस d की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसकी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस, और एक पूरे सिस्टम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक और कंटिन्यूएशन में देख लो भाई, एक रोड है और उसे एक स्पीयर मैंने अटैच कर रखा है, और चाहिए कि पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आपके पास सेंटर ऑफ मास की पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस, दो चीज़ मिलती है हमारे पास पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ मान रहा हूँ, ओ के अबाउट। इस रोड के लिए तो सिंपल आप लिख दोगे ml²/3, तो कैपिटल M L² / 3। अब बात आती है स्पीयर की। स्पीयर के लिए यहाँ पे इस एक्सेस ऑफ रोटेशन का अबाउट आपको पता है कितना होता है, 2/5 mr², ये होता है। और फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो +md², d बोले तो r + l का होल स्क्वायर। तो ये टोटल हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये वैल्यू पुट करेंगे। अब बात कर लेते हैं डी कैसे कैलकुलेट करेंगे। डी कैलकुलेट करना है ना, तो पहली बात तो ये जो आपस लेंथ, ये रोड है, इस लोड का मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडल पे होगा, है ना, ठीक है। और स्पीयर का इसकी जगह पे, तो आप इसे 2 पॉइंट ही कंसिडर करो ना, और 2 पॉइंट सिस्टम में किसी एक से मान लेते हैं x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास से। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिधर से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उसको छोड़ के दूसरा वाला मास डिवाइड बाई एडिशन ऑफ मास मल्टीप्लाई विद टोटल सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज ये दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, वो है L/2 + R। इन दोनों पॉइंट मास के बीच की सेपरेशन इतनी होगी ना, ये आ गई x। जो हमारा d रहेगा, d बेसिकली यहाँ से डिस्टेंस देख रहे हो, तो ये डिस्टेंस मैं लिख दूँ L/2 + x, तो d की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं L/2 + x। x बोले तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो d मिल जाएगा। टोटल मास फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, कैपिटल M + स्मॉल m, जो होता है ना 2π√I/mgd, तो वह m की जगह कैपिटल M + स्मॉल m लिख देंगे। इस तरीके से इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड आ जाएगा ना, इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड। बहुत बढ़िया। ऐसे आगे से जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, बस वही देखो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके।